हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका सीटेट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए ईवीएस का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। और यह ईवीएस का यह टॉपिक हर बार एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। आइए आज हम लोग समझते हैं क्षेत्र के आधार पर पौधे का वर्गीकरण। आज जो मेरा टॉपिक है ना वो है क्षेत्र के आधार पर, एरिया के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर पौधे का वर्गीकरण। ठीक है, ये आज समझिए आप, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है कि क्षेत्र के आधार पर पौधे का जो वर्गीकरण है इसको हम लोग आज जानते हैं। ठीक है, तो क्षेत्र के आधार पर पौधे का जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण का मतलब होता है बंटवारा। ये बंटवारा इसको हम लोग समझते हैं। तो क्षेत्र के आधार पर पौधे का जो बंटवारा हुआ है तो कैसे हुआ है ये समझिए। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं जलोद्भिद पर चर्चा। समझिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जलोद्भिद। ठीक है, जलोद्भिद जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट। क्या कहते हैं हम लोग इसको, हाइड्रोफाइट। अब ये देखिए इसका नाम ही है जलोद्भिद, यानी जलोद्भिद है, यानी जल है ना, यानी ये पानी में पाया जाता है। ऐसे पौधे जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, ये वाटर में, पानी में पाए जाते हैं। समझिएगा, कहाँ पाए जाते हैं, ये पानी में। और इसकी जड़ जो होती है ना कम विकसित होती है। इसका जो रूट होता है, इसका डेवलपमेंट जो होता है ये बहुत ही लो होता है, ये भी आप समझ गए। और इसकी पत्तियां जो होती है, इसका जो लीफ होता है, ये जलोद्भिद पौधे की जो पत्तियां होती है ये काफ़ी पतली होती है, यानी थीन होती है। और सकड़ी भी होती है, नैरो भी होती है। समझ रहे हैं, जलोद्भिद जो पौधे होते हैं उसकी पत्तियां थीन पतली होती है और नैरो होती है, सकड़ी होती है। और उसके ऊपर मोम का परत, पत्ती का जो ऊपर रहता है उस पर मोम का परत रहता है। समझ रहे हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि कमल, ठीक है, हाइड्रीला, हाइड्रीला कमल हो गया आपका, हाइड्रीला हो गया। जैसे जल लिली, जल लिली का भी आप लोग ने नाम सुना होगा। ये सब जो है ना ये सब जलोद्भिद है, यानी हाइड्रोफाइट है। ये सब क्या आपका हाइड्रोफाइट है, यानी जलोद्भिद। तो जलोद्भिद के बारे में आपने क्या जाना कि जलोद्भिद भाई पानी में पाया जाएगा। और इसका जो रूट है, इसका जो जड़ है वो कम डेवलपमेंट रहता है, कम विकसित रहता है। और इसका जो पत्ती होता है वो पत्ती पतला होता है और सकड़ा होता है, ये थीन होता है और नैरो होता है। और पत्ती पर जो होता है ये मोम का परत बना रहता है, पत्ती पर मोम का परत बना हुआ रहता है। और आपका जैसे कमल है ये जलोद्भिद में आएगा, हाइड्रीला जलोद्भिद में आएगा, जल लिली जलोद्भिद में आएगा। अब हम आपको ले जा रहे हैं किसकी तरफ, देखिएगा, अब आपको हम ले जा रहे हैं लवणोद्भिद के तरफ। ध्यान से समझिए, ये भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। लवणोद्भिद, ये लवणोद्भिद क्या चीज़ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स। ठीक है, ये लवणोद्भिद, ये लवणोद्भिद पौधा जो है ये दलदली क्षेत्र में, मार्श एरिया में पाया जाता है। समझिएगा, ये दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। समझ रहे ना, जहाँ दलदल रहता है ऐसे क्षेत्र में लवणोद्भिद पौधा पाया जाता है। और इस पौधे का जो जड़ रहता है, जो इसका रूट रहता है वो ज़मीन के ऊपर निकला हुआ रहता है। दलदली क्षेत्र में जो पौधा होता है ये लवणोद्भिद पौधा, इसकी जड़ ज़मीन से ऊपर रहेगा, जो ज़मीन है, सॉइल है, इससे ऊपर रहेगा। जैसे एक पौधा है साल्ट मार्श, समझिएगा, साल्ट मार्श, इस पौधे को हम लोग लवणोद्भिद पौधा कहते हैं। आप इसको समझ गए। अब हम आते हैं एक और पौधे पर, समदोभिद पौधा। देखिए नाम, देखिए इसका, समोद्भिद, समोद्भिद पौधा काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सब।
इसको हम लोग कहते हैं मेसोफाइट। ध्यान से समझिएगा, मेसोफाइट। ये जो समुद्रभिद पौधा है, ये पौधा खेती योग्य जमीन पर पाया जाता है। समझिएगा, जो खेती वाला सब जमीन है उस पर ये पौधा पाया जाता है। इसका तना ठोस और शाखा वाला होता है। जैसे हम आपको समझाते हैं समुद्रभिद क्या हुआ। जैसे देखिए मक्का, जिसको हम लोग मकई भी बोलते हैं, जैसे गेहूं हो गया, इस आपका धान हो गया, आपका टमाटर हो गया, ये सब आपका समुद्रभिद में आता है, क्योंकि ये पौधे खेती योग्य ज़मीन पर होते हैं। जो उपजाऊ ज़मीन रहते हैं, खेती वाले जो ज़मीन होते हैं, इस पर इसे उगाया जाता है। तो ये समुद्रभिद है, यानी ये मेसोफाइट है, यानी ये सब उपयोगी पौधा है। समझ रहे हैं ना। और इसको हम लोग क्या करते हैं, जो कृषि योग्य ज़मीन है, जो खेती वाला लैंड है, उस पर हम लोग इसको उपजाते हैं। जैसे मक्का को हम लोग क्या कहेंगे, मेसोफाइट कहेंगे, यानी समुद्रभिद कहेंगे। गेहूं का पौधा, धान हो गया, टमाटर हो गया, ये सब समुद्रभिद में आता है। अब हम चर्चा करते हैं आपका मरुद्भिद पर। ये मरुद्भिद पौधा क्या है भाई, जरा सा समझ लेते हैं मरुद्भिद पौधे के भी बारे में, जिसको हम लोग एक्सरोफाइट, समझे, एक्सरोफाइट बोलते हैं। ये पौधा जो होता है मरुद्भिद, नाम ही है मरुद्भिद, यानी ये मरुस्थलीय क्षेत्र में, जो डिजर्ट एरिया होता है, जो डिजर्ट एरिया रहता है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र रहता है, उसमें ये पाया जाता है मरुद्भिद पौधा। ठीक है, रेगिस्तानी जगह में। और इसकी बात जो बताते हैं कि इसकी पत्तियां जो होती है ना, इसका जो लीफ होता है, इसकी जो पत्तियां होती है, ये बहुत छोटी छोटी होती है, बहुत छोटा छोटा पत्ती होता है। और इसका जो रूट्स होता है, जड़ जो रहता है, वो बहुत गहरा, बहुत डीपेस्ट में रहता है, बहुत डीप में रहता है। ठीक है। और इस पौधे का तना जो होगा, इस पौधे का जो भी मरुद्भिद पौधा रहता है, जो उसका स्टीम रहता है, उसका जो तना रहता है, वो स्पंजी रहता है, गद्देदार जिसको बोलते हैं, स्पंजी रहेगा। और मोम के परत से ढका रहता है, मोम के परत से वो कवर्ड रहता है। ठीक है। तो मरुद्भिद पौधे के बारे में आप ये जानिए कि ये मरुस्थल में पाया तो जाता है, इसका पत्तियां एकदम छोटा छोटा होगा, जड़ एकदम पूरा गहरा रहेगा। पौधे का जो स्टीम है, पौधे का जो तना है, वो एकदम गद्देदार होगा, मांसल होगा, स्पंजी कह सकते हैं। इस पर मोम का परत ढका रहता है। जैसे हम आपको कुछ मरुद्भिद पौधे का एग्जाम्पल बताते हैं, इसको समझिए। जैसे नागफनी है, कैक्टस, ठीक है, जैसे आपका है एकासिया, ये सब मरुद्भिद पौधा है। जैसे यूफोबिया, ठीक है, ये सब पौधा जो है आपका मरुद्भिद है। और मरुद्भिद पौधा मरुस्थल में पाया जाएगा। इसका पत्ता छोटा छोटा होगा, इसका जड़ गहरा रहता है, पौधे का तना जो रहेगा ये गद्देदार, जैसे आप नागफनी के तने को छू कर देखिएगा, गद्देदार लगेगा। ठीक है, इस पर मोम का परत से ढका ये रहता है। अब हम आते हैं, आपको वहाँ ले जाते हैं कुछ विशेष पौधे और वृक्ष पर। अब हमारा जो अगला टॉपिक है गाइस, कुछ विशेष पौधे पर, कुछ विशेष पौधे और वृक्ष पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो आपके सीटेट एग्जाम में खूब देखने को मिलता है। तो हम कुछ विशेष पौधे और वृक्ष के तरफ आपको रूबरू आपका करा रहे हैं। और सबसे पहले हम आते हैं बरगद बाबा पर, ये बरगद पर। ठीक है, ये बरगद जो है ना, एक विशालकाय वृक्ष है। देखिए इसकी छांव में कितना पशु पक्षी बसेरा करता है, बहुत विशालकाय वृक्ष होता है। इसका फैलाव जो होता है ये बहुत हाई स्प्रेडिंग होता है। और इसका जो सबसे बड़ा बात है, ये बरगद का जो ब्रांच है, इसका जो डाली है, इसकी डाली से जड़ निकला रहता है। देखिएगा आप, बरगद का जो डाली रहता है उस पर जड़ निकला रहता है। और कभी कभी जड़ तो इतना बड़ा हो जाता है कि वो ज़मीन को छूने लगता है। और ये जब ज़मीन को छूने लगता है, जब डाली का जड़ ज़मीन को छूने लगता है, तब ऐसे जड़ को गाइज हम लोग स्तंभ जड़ कहते हैं, यानी टैप रूट कहते हैं। यानी ये ज़मीन को पकड़ लेता है और बरगद के पौधे को बैलेंस देता है। तो ये थी बरगद की कहानी। अब हम आते हैं एक ऐसे पौधे के तरफ जो सीटेट एग्जाम में कई बार पूछा है, और वह है क्रोटन पौधा। क्रोटन पौधा जो है ये फसल के साथ बोया जाता है। किसान इसको अपने क्रॉप्स के साथ बो देता है। क्यों बोता है, जरा समझिएगा। ये
एक तरह से इंडिकेटर का काम करता है कि फसल को कब पानी चाहिए, इसको बताने वाला एक तरह का होता है। देखिए ये जो क्रोटन पौधा रहता है ना, इसका जो रूट होता है, इसका जो जड़ होता है, ये अधिक नीचे तक नहीं जाता है। ये जो क्रोटन पौधा है, इसका जड़ जमीन के ज़्यादा अंदर तक भाई नहीं जाता है। और क्या होता है, ये कुछ समय के बाद ये मुरझाने लगता है। समझिएगा, ये क्रोटन पौधा का जो रूट होता है, ये ज़मीन के बहुत अंदर तक नहीं जाता है, इसलिए कुछ दिन के बाद ये क्रोटन पौधा मुरझाने लगता है। तो किसान जान जाता है कि अब हमारे फसलों को पानी का ज़रूरत है, और वह पानी अपने फसलों में दे देता है। तो क्रोटन पौधा एक तरह से इंडिकेटर है, किसान को यह बताता है कि किसान भैया अब आपके फसल में पानी चाहिए। ठीक है, इसीलिए किसान लोग अपने फसलों के साथ क्रोटन पौधा को बो देता है। चूँकि क्रोटन पौधा की जड़ें जमीन के अंदर में ज़्यादा गहराई तक नहीं रहता है, और कुछ समय जब उसको पानी का ज़रूरत होता है तो वह मुरझाने लगता है, और किसान जान जाता है कि अब उसके फसलों को पानी चाहिए। तो इस तरह क्रोटन पौधा के बारे में आपने जाना। अब आइए हम लोग आते हैं एक पौधा पर, केला। वाह वाह, केला, बनाना। और केला का पौधा जो है, यह एक प्रकार का हम इसको साग कह सकते हैं। क्यों इसको साग कहते हैं भाई? क्योंकि इसका जो स्टीम होता है, तना जो होता है, ये वीक होता है। केला का जो स्टीम रहता है वो बहुत कमज़ोर रहता है और ग्रीन भी रहता है। तो साग, केला के पौधे को साग इस आधार पर कहते हैं कि उसका स्टीम बहुत ही कमज़ोर होता है। और केला के बारे में जो सबसे बड़ी बात है, केला का फूल और फल ये दोनों ही खाने के काम में आता है। अब हम आपको ले जाते हैं एक ऐसे वृक्ष के बारे में जो सीटेट में काफ़ी धूम मचा कर रखता है, और वह है खेजड़ी वृक्ष। ये खेजड़ी वृक्ष सीटेट में धमाल मचाने वाला वृक्ष है भाई, और इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। यह भारत का रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाएगा। ये हमारे इंडिया में जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, जो भी रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहाँ आपको खेजड़ी वृक्ष देखने को मिलेगा। जैसे आपका राजस्थान का एरिया, जैसे राजस्थान में आपको खेजड़ी वृक्ष देखने को खूब मिलेगा। ठीक है, अब देखिए खेजड़ी वृक्ष के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात हम लोग ये जानते हैं कि इसको अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती। ये जो खेजड़ी वृक्ष होता है ना, ये खेजड़ी वृक्ष जो है, इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, ये पानी ज़्यादा नहीं लेता है, ये तो आप जान ही रहे हैं। और खेजड़ी वृक्ष में एक फली आता है, समझिएगा, खेजड़ी वृक्ष में जो फली आता है, एक फल जो आता है, छोटा छोटा फल होता है, इसका जो फली होता है, इसका सब्जी बनाया जाता है। समझे, राजस्थान के लोग खेजड़ी वृक्ष के फली का सब्जी बनाकर बड़े चाव से खाते हैं। और इतना ही नहीं, इसके पेड़ का जो छाल होता है, बार्क जो होता है, इससे दवा बनाया जाता है। तो खेजड़ी वृक्ष में को पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है। इसके फली से सब्जी बनाया जाता है, इसके छाल से दवा बनता है भैया। और इसके लकड़ी में, इस खेजड़ी वृक्ष का जो लकड़ी है, इसमें कीड़ा नहीं लगता है। यानी ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक वाला वृक्ष है। अब हम आपको ले जाते हैं भाई एक ऐसे वृक्ष के तरफ जो ये भी आपका सीटेट में भर भर कर आता है। ये होता है रेगिस्तानी ओक। समझिएगा, रेगिस्तानी ओक जो है मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसका जो घर है ना, मूल रूप से जो है, ये ऑस्ट्रेलिया का जो रेगिस्तानी क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया में भी जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, जहाँ बालू बहुत ज़्यादा है, रेत बहुत ज़्यादा है, वहाँ ये राजस्थानी ओक रहता है। अब देखिए हम इसके बारे में आपको बताते हैं कि इसका जो रूट्स रहता है, इसका जो जड़ रहता है रेगिस्तानी ओक का, इसका जड़ बहुत ही गहरा रहता है, बहुत ही गहरा। यानी जब तक पानी का लेवल तक ये नहीं जाता है, इसका जड़ बढ़ते ही जाता है। यानी इसका जड़ बहुत अंदर में रहता है, यानी पानी में जाकर ये रुकता है, पानी में स्थिर हो जाता है। समझिएगा, इसका जड़ बहुत ही 30 से 40 फीट अंदर तक चला जाता है। और इसमें पत्तियाँ जो रहती है बहुत ही कम होता है, ये बात समझिएगा।
और इस क्षेत्र का जो निवासी रहता है, जो लोग रहते हैं, जो निवासी रहते हैं, वो क्या करते हैं जानते हैं? गर्मी के दिन में जब उसको प्यास लगता है तो इस पेड़ के तने में, इस पेड़ का जो तना है ना, इसमें वो लोग पतला पाइप डाल देते हैं और इससे पानी पीते हैं, रेगिस्तानी ओक से। तो रेगिस्तानी ओक काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट था। अब आते हैं हम लोग एक ऐसे पौधे पर, यह भी आपको एग्जाम में खूब देखने को मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर उल्टा कर देखिए, आपको खूब ये देखने को मिलेगा, घटपर्णी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? निफेंथिस। क्या बोलते हैं? निफेंथिस। ये निफेंथिस जो होता है, यह एक पेड़ है। आप इसको कुछ और मत समझिए, ये घटपर्णी, ये पादप, ये निफेंथिस पेड़ जो है, यह पेड़ क्या करता है? कीड़ा मकोड़ा को खाता है। देखिएगा, कीड़ा मकोड़े को तो खाता ही है, इसके साथ में यह मेढक को भी खा जाता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग सिर्फ किताबों में यह जानते हैं कि कीड़ा मकोड़ा खाता है, लेकिन हम आज आपको जो बता रहे हैं ये समझिए, ये मेढक को भी खा लेता है, ये चूहा को भी खा लेता है। वाह रे वाह। और ये छोटा मोटा जो जीव है, छोटा छोटा जीव जो है, इसका भी ये भक्षण कर लेता है। तो घटपर्णी पादप जो है, ये कीड़ा मकोड़ा को तो खाता ही है, मेढक को भी खाने में समर्थ होता है, ये चूहा तक को खा लेता है, ये छोटा मोटा जीव को खाता है। अब हम आपको और इसके तरफ आगे बढ़ाते हैं। इसका जो साइज रहता है, इसका जो आकार रहता है, ये लंबा घड़ा की तरह होता है, इसलिए इसका नाम है घटपर्णी। ये लंबा जैसा घड़ा की तरह इसका साइज होता है और इस पर पत्ती नुमा ढक्कन रहता है, पत्ती नुमा ढक्कन रहता है। इसको ढकने के लिए पत्ती नुमा ढक्कन रहता है, समझिएगा। और इस पौधे से एक खुशबू निकलता है, एक स्मेल निकलता है, समझ रहे हैं? इस पौधे से, घटपर्णी पौधे से एक स्मेल निकलता है, खुशबू निकलता है, और यह खुशबू आकर्षित करता है कीड़े मकोड़े को कि आइए कीड़ा मकोड़ा, आपका हम स्वागत करते हैं। ये कीड़े मकोड़े का स्वागत करता, अपने गंध से ये कीड़ा मकोड़ा को, मेढक को, ये सबको आकर्षित कर लेता है, और ये कीड़ा मकोड़ा, मेढक, ये सब उसमें आकर्षित हो जाता है और इसमें प्रवेश जैसे ही करता है, इसका ढक्कन लग जाता है और बंद हो जाता है। हम आपको इसके तरफ और थोड़ा बढ़ाते हैं कि देखिए, यह इंडिया में, भारत में मेघालय जो है वहाँ पाया जाता है। हमारे इंडिया में मेघालय में घटपर्णी पादप देखने को मिलता है। और इंडोनेशिया देश का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। आपका ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ भी ये पाया जाता है, ठीक है। और एक बात और जान लीजिए, यह पेड़ जो है फोटोसिंथेसिस भी करता है। यह पेड़ जो है आपका प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी करता है। अब एक बात देखिए, सबसे अहम बात आपको बताते हैं कि ये कीड़ा मकोड़ा या चूहा या छोटा जीव को क्यों खाता है। एक सवाल उठता है, तो हम आपको बताते हैं, ये अपना नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। बहुत बार आपका एग्जाम में ये टॉपिक आ सकता है कि घटपर्णी, ये निफेंथिस जो है, ये कीड़ा मकोड़ा, मेढक, चूहा और छोटे जीव को क्यों खाता है। तो आपका जवाब होना चाहिए नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब हम आपको ले जाते हैं पौधे के महत्व के बारे में कि देखिए पौधे का क्या महत्व होता है, क्यों इम्पोर्टेंस, क्यों ये इम्पोर्टेंट होता है ये पौधा, क्यों ये धरती का एक महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए पौधे क्या क्या करते हैं और क्यों हमारे लिए उपयोगी हैं। तो पौधे हवा को शुद्ध करते हैं। आप पहली बात जानिए, ये पौधे जो होते हैं ये हवा को शुद्ध करते हैं। धन्वंतरी का एक किताब है, उसमें यह जिक्र किया गया है गाइस कि एक पीपल वृक्ष 3 कोस तक के वायु को शुद्ध करता है। सोचिए वृक्ष हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यानी ये पर्यावरण को शुद्ध करता है, ये हवा को शुद्ध करता है और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा, ये O2 की मात्रा को बढ़ाता है। क्योंकि हम लोग जो सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना, और ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है गाइस, पेड़ पौधे से मिलता है। और पौधे के बिना हमारा जीवन का ये असंभव ही है। अब ऐसे कहिए ना, ये पौधे जो होता है ना, नेचर को, प्रकृति को बैलेंस बना कर रखता है।
अगर पौधा नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगा, अगर पौधा नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा, और ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम मानवों की परिकल्पना करना बेकार होगा। और इतना ही नहीं, हम पौधे का इम्पोर्टेंस में आपको और ले जा रहे हैं कि यह जो पौधे हैं ये क्या करते हैं, मृदा क्षरण को रोकते हैं। मृदा क्षरण का मतलब होता है मृदा अपरदन को, मिट्टी की कटाई को रोकता है, क्योंकि पौधे की जड़ें जमीन को, मिट्टी को, सॉइल को पकड़ कर रखती है, और ये मृदा क्षरण यानी मृदा अपरदन को रोकती है। और इतना ही नहीं, ये पौधे मृदा की, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा देता है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेगा तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बिल्कुल ही घट जाएगी। और गाइस, यह वातावरण की सुंदरता को भी बढ़ाता है, वातावरण को सुंदर बनाने में इसका अहम रोल है। अब देखिए, हम आपको बता रहे हैं कुछ श्रृंगारिक पौधे भी हैं जो धरा को सुंदर बनाते हैं, बहुत फूल वाले पौधे भी हैं, ठीक है। और एक बात आप गाइस यह समझिए कि अगर पौधा नहीं होगा, ठीक है, तो वर्षा नहीं होगा, समझिएगा। ये पौधा वर्षा होने में भी सहायता करता है। तो गाइस, आप ऐसे कह लीजिए कि पेड़ नहीं तो जीवन नहीं, पेड़ नहीं तो जीवन नहीं। इसीलिए देखिए, बार बार स्लोगन दिया जाता है कि सेव ट्री, पेड़ बचाओ और जीवन बचाओ, सेव लाइफ। तो सेव ट्री और सेव लाइफ आप भी कीजिए, सेव ट्री गाइज। आई होप गाइज आप आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को बड़े मजे से समझे होंगे। अगर आपको यह वीडियो सचमुच में अच्छा लगा होगा तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, माना कि आप सीटेट की तैयारी में काफ़ी बिजी हैं, फिर भी इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करेंगे। आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से लाखों लाखों धन्यवाद, और आपको सीटेट में बड़ी सफलता मिले। जय हिंद, जय भारत।